नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता था, लेकिन अब यह सोच बदल रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा निर्माता भी बनता जा रहा है। मेक इन इंडिया प्लस मेड इन इंडिया से आज अमेरिका में भारतीय मसाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जर्मनी में मेड इन इंडिया डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। चीन के बच्चे अब भारत में बने हुए टेडी बेयर से खेल रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता जब हमारे देश आते हैं तो एक अलग ही आश्चर्य में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक सब्जी बेचने वाली महिला भी आज डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करती है। हम अब भारत में ही बनाते हैं और दुनिया हमारे बनाए हुए सामान का इस्तेमाल करती है, हमसे सीखती है। मतलब ये बहुत कम शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो वी आर इन द पाथ ऑफ बिकमिंग लीडर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट इन टुडेज न्यू इंडिया। वी आर नॉट जस्ट mere कस्टमर्स, वी आर मैन्युफैक्चरर्स एज वेल। और यही है आज की न्यूज ऑफ इंटरनेशनल ग्लोरी, जिसको क्लैरिटी के साथ समझने के लिए शुरू करते हैं आज की इंडिया स्टोरी। देश की हर सफलता के पीछे भारत के लोगों की मेहनत है, भारत के लोगों का पसीना है। ये भारत के ही लोग हैं जिनकी वजह से आज दुनिया कह रही है कि ये दशक भारत का दशक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कार 2024 के नामों का ऐलान किया गया था। इसमें 4 उद्योगपतियों का नाम भी शामिल है और इसमें 3 बिजनेसमैन भारतीय हैं और 1 विदेशी। अब आप देश के एक बड़े पुरस्कार को देने का पैटर्न भी समझिए। भारत सरकार ने फॉक्सकॉन के सीईओ और चेयरमैन यूंग लियू को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ये बात चीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती है, क्योंकि वही विदेशी बिजनेसमैन यांग लियू हैं जिन्होंने चीन को सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी थी, चाइनीज मार्केट को ब्रेक करके। दरअसल इन्होंने अपना पूरा कारोबार हटाकर भारत शिफ्ट कर लिया था। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले पैटर्न को आप समझें। मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया को लीड करता है चीन। दुनिया भर का A to Z सामान चीन में बनने लगा था। मोदी सरकार बहुत स्ट्रैटेजिकली एक प्लान को तैयार करती है, वहां के सबसे बड़े बिजनेसमैन को अपने पाले में लाती है, उनको चीन के चंगुल से छुड़ाकर भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। अब ऐसा नहीं है कि चीन का एक बड़ा बिजनेस भारत शिफ्ट हो गया तो परफेक्ट एंडिंग है। सरकार बाकी कामों में उसके बाद लगती है। यूंग लियू का बिजनेस भारत ले आए, पीठ थपथपा ली, दैट्स इट, फाइल क्लोज। सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहां पर यूंग लियू भारत में अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। अमेरिका का युवा भी अगर मेड इन इंडिया आईफोन लेकर घूम रहा है तो उसकी वजह यूंग लियू की कंपनी फॉक्सकॉन का सेटअप है। फॉक्सकॉन का इतना मैसिव प्लांट है जो कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्राफ को अपसाइड ग्रेविटी में लेकर जा रहा है। और भारत सरकार ने क्या किया? उनको पुरस्कार दिया। पुरस्कार देने का मतलब होता है मोटिवेट करना। पुरस्कार देने का मतलब होता है कि किसी के किए हुए काम को सराहना। और पद्म पुरस्कार पाकर यूंग लियू का जोश कितना हाई होगा, आज वो खुद को भारत के साथ कितना डीपली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप भी ये सोच और समझ सकते हैं। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल अ सुपर प्लान, सुपर स्ट्रैटेजी। साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, कनेक्ट द डॉट्स। और उनकी इस थ्योरी को आप भारत सरकार की इस स्ट्रैटेजी से कनेक्ट करिएगा। यूंग लियू सुपर पावर और सेमीकंडक्टर बनाने वाली माहिर कंपनी फॉक्सकॉन की कमान को संभाल रहे हैं। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका दबदबा पूरी दुनिया में है। कंपनी को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जाना जाता है। एप्पल आईफोन बनाने के लिए फॉक्सकॉन को विश्व स्तर पर मान्यता हासिल है, यानी कि उसके लिए वो क्रेडिटेड है।
ये जो ग्राफिक्स आपने देखा उसमें से दो शब्द आप जरा निकाल दीजिए। पहला शब्द है सेमीकंडक्टर और दूसरा शब्द है एप्पल आईफोन। भारत में सेमीकंडक्टर की मांग लगभग 24 बिलियन डॉलर है और 2025 तक ये मांग 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बाकी आईफोन की मांग क्या है वो तो समझते ही होंगे, लेकिन आईफोन के पीछे मेड इन इंडिया लिखा होना एक अलग ही खुशी दे देता है। मतलब ये कि भारत में जिसकी मिलियंस में मांग है वो भारत में ही बन रहा है। उसको बनाने वाले को हम सम्मानित कर रहे हैं, उसे हम चीन से छीनकर भारत लाए हैं और हाँ, हमने चीन से करीब करीब वो पोजीशन भी छीन ली है, लीडर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट की। भारत की इस इंडिया स्टोरी के डायरेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो योंग लियू भी लीड कैरेक्टर में है। उनकी कंपनी फॉक्सकॉन ने चीन से हटकर काम करना शुरू किया। फॉक्सकॉन दुनिया भर में लगभग 70% आईफोन को असेंबल करती है। योंग लियू ने ही चीन से फॉक्सकॉन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हटाकर भारत में शिफ्ट किया, जहां पर आईफोन प्रोडक्शन का काम हो रहा है। प्रोडक्शन का यह काम फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में आईफोन फैक्ट्री लगाकर शुरू किया। कंपनी भारत में करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है और भारत में कंपनी के निवेश के चलते देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की परिस्थिति और उसके तंत्र को मजबूती मिली है। वहीं पर 40,000 लोगों को रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। फॉक्सकॉन प्लांट शिफ्ट होने से चीन को झटका तो लगा है, जिसकी वजह से पहले से ही उसकी नाराजगी है और अब भारत में लियू को मिले हुए पद्म सम्मान से उसकी नाराजगी 4 चांद तक जा पहुंची है। अब आप जरा इसको दूसरे एंगल से और इस स्टोरी और इसकी स्ट्रैटेजी को देखिए और समझिए। जहां पर एक तरफ भारत ने आईफोन की असेंबलिंग के लिए प्लांट को तैयार किया, तो वहीं अब आईफोन बनाने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। जाने माने एप्पल विशेषज्ञ मिंग ची कुओ का कहना है कि मोबाइल निर्माण के लिए एप्पल अब चीन की बजाय भारत को पसंदीदा देश मानता है। एप्पल पहली बार भारत में पहला आईफोन 17 स्मार्टफोन बनाने जा रहा है और इसे 2025 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि भारत में आईफोन 17 की मेकिंग इस साल से शुरू हो सकती है। अब थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम कितना सफल रहा, इसकी वानगी अगर आपको देखनी है तो एक बार देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स के आंकड़ों को आप देख लीजिए। बीते 10 साल में भारत न सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है, बल्कि अब एक्सपोर्ट के मामले में चीन को चैलेंज कर रहा है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि 2023 में भारतीय बाजार में जितने भी फोन की सेल की गई वो पूरी तरह देश में तैयार थी। 2022 में ये आंकड़ा 98% का था। साल 2023 में भारत ने 27 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स का प्रोडक्शन किया, जबकि 2014 में पीछे लेकर जाती हूं आपको, जब भारत अपनी जरूरत के 81% मोबाइल फोन चीन से आयात करता था। है ना ट्विस्ट? भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश है और इसकी वजह से वो चीन को लगातार चुनौती दे रहा है। इतना ही नहीं, साल 2014 से 2022 में भारत ने 2 अरब मोबाइल हैंडसेट्स का प्रोडक्शन किया है। भारत में बनने वाले करीब 20% मोबाइल हैंडसेट्स का दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जा रहा है। 2014 से 2022 के बीच भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 23% सालाना की ग्रोथ के साथ बढ़ी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग पहले से हो रही है और इसी बीच भारत सरकार ने PLI स्कीम को भी लॉन्च कर दिया, जो कि आने वाले दिनों में भारत को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा हब बनाने जा रही है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन मौका है और राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ देते हुए अपने यहाँ पर यानी कि उन स्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इसके पीछे का मकसद है। पीएम मोदी का कहना है कि देश
अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता। मिलकर काम करने से सफलता मिल पाएगी। पिछले 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अपने जिस सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। देश की हर सफलता के पीछे भारत के लोगों की मेहनत है, भारत के लोगों का पसीना है। देश को आगे ले जाने के लिए हर भारतवासी ने जो संकल्प दिखाया है वो अद्वितीय है। ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये भारत के ही लोग हैं जिनकी वजह से आज दुनिया कह रही है कि ये दशक भारत का दशक है। प्रधानमंत्री को सुना आपने। भारत अब विकास का इंतजार नहीं करेगा। मतलब भारत अब वेट एंड वॉच की सिचुएशन में नहीं रहेगा। यह नया भारत है और विकास के पथ पर यह खुद दौड़ेगा। बहरहाल उन 2 शब्दों पर वापस आते हैं, एप्पल और सेमीकंडक्टर। भारत में मोबाइल फोन्स मेकिंग का शानदार डेटा आपने देखा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। भारत में सेमीकंडक्टर की मांग कितनी हाई है हमने आपको ये बता दिया। और अब बात इसकी मैन्युफैक्चरिंग की करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके महत्व का एक डेमो आपके सामने रख देती हूं। कोरोना काल में आपने या फिर आपके किसी फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव ने कार या फिर बाइक खरीदी होगी तो आप सेमीकंडक्टर की अहमियत को जरूर समझते होंगे। मतलब यह है कि आपके पास पैसा है, लेकिन जब आप शोरूम पर पहुंचे तो आपको यह बताया गया कि आज पैसा दे दीजिए और गाड़ी कुछ महीनों के बाद मिलेगी। यानी कि वेटिंग पीरियड बहुत लंबा था और इसके पीछे की वजह थे सेमीकंडक्टर की कमी। कोरोना काल में हम सेमीकंडक्टर आयात नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से यह क्राइसिस पैदा हुआ। यह तो हो गई क्राइसिस की बात। अब बात चेंज की, बदलाव की करते हैं। भारत को अब किसी से सेमीकंडक्टर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत अब खुद सेमीकंडक्टर बनाएगा। भारत ने इसके लिए विदेशी कंपनियों के साथ साथ अपने देसी खिलाड़ियों को भी चिप वॉर में उतारने का फैसला कर लिया है। चंडीगढ़ के पास मोहाली में SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को रिवाइवल करने की तैयारी की जा रही है। SCL एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर कंपनी है जिसे रिवाइवल की तैयारी जिसकी की गई, जहां पर एक तरफ विदेशी कंपनियां भारत आकर यहां पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं देसी कंपनीज को भी चिप वॉर के लिए मैदान में उतारने की तैयारी कर दी गई है। SCL भारत की एकमात्र सरकारी सेमीकंडक्टर मेकिंग यूनिट है जो कि फिलहाल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चिप को तैयार करती है। भारत सेमीकॉन मार्केट में तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। अब तक जहां पर हम चिप के लिए चीन, ताइवान जैसे देशों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, लेकिन अब जल्द ही वो निर्भरता को खत्म कर ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने को और उसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस चिप वॉर में विदेशी कंपनीज के साथ साथ देसी कंपनियों को भी मैदान में उतारने के लिए तैयार कर दिया जा रहा है। एक तरफ फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत की देसी कंपनी को मजबूती देने की तैयारी की जा रही है। मोहाली में स्थित 40 साल पुरानी सेमीकंडक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर कंपनी SCL पर सरकार $2 अरब खर्च करने जा रही है और इस लेबोरेटरी में सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स को तैयार किया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारत के स्पेस मिशन में होता है। अब इस लेबोरेटरी को और एक्सपैंड करने की तैयारी है, विकसित बनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारत ग्लोबल कंपनीज के बीच अपनी इसी पुरानी कंपनी को शामिल कर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद को मजबूत करना चाहती है, एम्पावर करना चाहती है और इसके रिवाइवल के लिए, इसे आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस वाली कंपनीज की बोली को यानी कि ऑक्शन को आमंत्रित किया गया है। SCL का गठन साल 1976 में किया गया। साल 1984
इसमें मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इस कंपनी में चिप उस दौर से बनाई जाती है जब ताइवान, जो कि आज सेमीकंडक्टर का किंग कहलाता है, वो इस सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जानता तक नहीं था। अगर ये कंपनी एक दुर्घटना का शिकार ना हुई होती तो आज भारत चिप मेकिंग का किंग होता। दरअसल साल 1989 में मोहाली के इस प्लांट में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। उस आग ने न केवल इस प्लांट को जलाकर खाक कर दिया, बल्कि भारत के चिप मेकिंग के सपने को भी जलाकर रख दिया। या फिर अगर सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो इसके रिवाइवल की जो कोशिशें होनी चाहिए थी, वो कोशिशें कभी की ही नहीं गई। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में फिर से खुद को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। भारत चिप पर चीन की निर्भरता को कम करना चाहता है और इसके लिए वो विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भी आमंत्रित कर रहा है। अमेरिकी चिप मेकिंग कंपनी माइक्रोन भारत में अपना प्लांट लगाने जा रही है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। वहीं फॉक्सकॉन भी लगातार भारत में अपना एक्सपेंशन कर रही है। भारत की बड़ी कंपनीज ने चिप मेकिंग की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रिलायंस, टाटा, वेदांता जैसी कंपनीज ने इस दिशा में अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए हैं। ये कंपनीज विदेशी कंपनीज के साथ डील कर रही हैं और भारत को चिप मेकिंग हब बनाने में इससे जरूर बल मिलेगा। भारत सरकार एक नई औद्योगिक नीति पर काम कर रही है। ये 1956 और 1991 के बाद देश में इंडस्ट्री के लेवल पर बहुत बड़ा बदलाव होगा, यानी कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। एक तरीके से देश की तीसरी औद्योगिक नीति होगी और इस नीति का मुख्य फोकस भारत को दुनिया के बाकी देशों के लिए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके और भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और मजबूत हो सके। अभी इस पॉलिसी पर मंत्रालयों के बीच चर्चा चल रही है और इसका फोकस सस्टेनेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर पर है। वैसे भी भारत जैसे विशाल देश में एमएसएमई को मजबूत बनाए बगैर किसी भी सेक्टर को स्ट्रांग नहीं बनाया जा सकता। अभी जो पीएलआई स्कीम है उसका फायदा टेक्सटाइल, एसी, एलईडी कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर को ही मुख्य तौर पर मिला है। नया भारत उस सड़क पर निकल चुका है जहां पर हर देश एक खरीदार की तरह भारत की तरफ देखता है। अब दुनिया के बाजार की राजधानी भारत है तो दुनिया में निर्माण की राजधानी भी भारत ही है। अब दुनिया भारत में बना हुआ कपड़ा पहनेगी, भारत में बने हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी, भारत में बने हुए फोन को चलाएगी और भारत में बनी हुई गाड़ी में घूमेगी भी। और इसी को कहते हैं रीअलाइनमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, रीब्रांडिंग। और हम भारतवासी इस रिवॉल्यूशन के साक्षी हैं। अभी हमें बहुत दूर जाना है, सबसे ऊपर बैठकर दुनिया देखने में कैसी लगती है इसका एहसास भी करना है। इन शॉर्ट, पिक्चर अभी बाकी है और ये पिक्चर निश्चित तौर पर हम और आप मिलकर देखेंगे और ये है भारत की एक और सक्सेस स्टोरी।